नमस्कार। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी परीक्षा के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। हम डिकोड कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल का अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ये महज एक चैप्टर नहीं है, बल्कि पूरी ज्योग्राफी की नींव है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सोचने वाला सवाल, क्या हवा के बिना जीवन मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जीव जंतु बिना खाने या पानी के तो कुछ दिन निकाल सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट भी नहीं। हर कुछ सेकंड में सांस लेना एक सबसे बड़ी बायोलॉजिकल ज़रूरत है, और इसीलिए ये जो अदृश्य ढाल है ना, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी का सबसे अहम हिस्सा है। आइए देखते हैं कि ये ढाल आखिर किन चीजों से बनी है। आज के इस पूरे विश्लेषण का जो रोडमैप है, उसे सिलेबस के हिसाब से 5 हिस्सों में बांटा गया है। वायुमंडल का मूल परिचय, महत्वपूर्ण गैसों का प्रतिशत, जलवाष्प और धूलकण, वायुमंडल की विभिन्न परतें और आखिर में मौसम और जलवायु के तत्व। तो पहला हिस्सा, वायुमंडल का एक बेसिक परिचय। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट है। पृथ्वी के वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99%, जी हाँ 99%, सतह से केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है, लेकिन ये जो जीवन रक्षक ढाल है, वो इसके चारों तरफ कितनी सघन और कितनी करीब है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वायुमंडल में मौजूद महत्वपूर्ण गैसें और उनका प्रतिशत। एग्जाम्स में अक्सर इन स्थायी गैसों के मास परसेंटेज से सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वायुमंडल का 99% से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेते हैं। नाइट्रोजन करीब 78.8% है और ऑक्सीजन 20.95%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड महज 0.036% है। लेकिन मौसम विज्ञान और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये कितनी क्रूशल है, ये तो हम सब जानते हैं। आर्गन जैसी अक्रिय गैस भी लगभग 1% के आसपास मौजूद है। यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक हाई यील्ड फैक्ट नोट करना बहुत जरूरी है। वो ऊंचाई जहां जाकर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य यानी 0 के बराबर हो जाती है, वो है ठीक 120 किलोमीटर। कई बार परीक्षाओं में सीधे ये नंबर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। बिल्कुल इसी तरह एक और नंबर याद रखना है, 90 किलोमीटर। ये वो वर्टिकल लिमिट है जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बिल्कुल नहीं मिलते। आसान शब्दों में कहें तो ये दोनों बेहद अहम घटक सिर्फ 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पृथ्वी के वायुमंडल का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये है जलवाष्प और धूलकण, यानी वायुमंडल के वो घटक जो हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए, ये वो जगह है जहां अक्सर ट्रैप वाले सवाल बनते हैं। जलवाष्प या वाटर वेपर हर जगह एक जैसा नहीं होता। जो गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल इलाके हैं, वहां ये हवा के आयतन का 4% तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम ठंडे रेगिस्तानों या ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये 1% से भी नीचे गिर जाता है। तो रूल बहुत सिंपल है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। अब बात करें धूल कणों की, तो ये आते कहाँ से हैं? समुद्री नमक, ज्वालामुखी की राख, धुएं की कालिमा या फिर उल्काएं, ये सब इनके स्रोत हैं। ये ज्यादातर वायुमंडल के निचले हिस्से में ही मिलते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं। मतलब इन्हीं धूल कणों के चारों तरफ जलवाष्प इकट्ठा होती है, बादल बनते हैं और इसी वजह से बारिश मुमकिन हो पाती है। चौथा खंड बहुत ही अहम है। यहाँ हम समझेंगे वायुमंडल के अलग अलग परतें और उनका पूरा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को समझते वक्त एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तापमान बस गिरता ही जाता है। अलग अलग बाउंड्रीज पर यह बहुत डायनामिक तरीके से घटता और बढ़ता है। इसी टेम्परेचर वेरिएशन के आधार पर वायुमंडल को 5 मुख्य परतों में बांटा गया है। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले है क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये बिल्कुल बेस लेयर है जो सीधे जमीन के टच में है, और बायोलॉजिकली ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जीवन और हमारी सारी गतिविधियां इसी के भीतर होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रोपोस्फियर के कुछ फैक्ट्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है,
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पोल्स पर ये सिर्फ 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। यहाँ एक गोल्डन रूल काम करता है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और हाँ, मौसम से जुड़ा कोई भी बदलाव हो वो सिर्फ और सिर्फ इसी परत में होता है। ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर एक छोटी सी बाउंड्री होती है, क्षोभ सीमा, और उसके बाद शुरू होता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। ये सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये लेयर काफी स्टेबल होती है और हमारी धरती को बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। वो बड़ा रोल क्या है? वो है ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फियर में 10 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस मौजूद है। स्टेट पीएससी एग्जाम्स में ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है। ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और उन्हें हम तक पहुंचने से रोकती है, बिल्कुल एक ढाल की तरह। स्ट्रेटोस्फियर क्रॉस करने के बाद ऊपरी वायुमंडलीय सीमाओं की शुरुआत होती है। यहाँ हमारा वो रेगुलर मौसम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ मिलती हैं दो नई परतें, मध्यमंडल यानी मीसोस्फियर और उसके ठीक ऊपर आयन मंडल यानी आयोनोस्फियर। इन दोनों लेयर्स के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। मेसोस्फियर में 80 किलोमीटर तक जाते जाते तापमान भयंकर रूप से गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ 80 से 400 किलोमीटर के बीच जो आयोनोस्फियर है, उसकी खासियत है उसमें मौजूद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें आयन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, उन्हें यही आयन वापस धरती पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसी वजह से हमारे संचार माध्यम काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, मौसम और जलवायु के तत्व। तापमान, वायु दाब, हवा, नमी, बादल और बारिश, बस यही वो गिने चुने तत्व हैं जो पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज तय करते हैं। और जैसा कि पहले बताया गया, ये सारा खेल क्षोभ मंडल के अंदर ही चलता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि इंसान का जीवन किसी खास जगह पर कैसा होगा। खैर, अब तक जो भी समझा है उसका एक क्विक टेस्ट हो जाए। इसे एग्जाम चेक मान सकते हैं। सवाल है, कौन सी गैस आने वाले सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले पार्थिव रेडिएशन को रोक लेती है? कुछ याद आया? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही वो क्वालिटी है जो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन फैक्टर बनाती है। एक और एग्जाम चेक लेते हैं। समुद्री नमक, राख, बारीक मिट्टी और पराग, ये सब मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय घटक से जुड़े हैं? बिल्कुल सही, ये सब धूल कणों के स्रोत हैं। एनसीईआरटी का ये सीधा सवाल इस बात को पक्का कर देता है कि वेरिएबल कंपोनेंट्स को लेकर हमारे फंडे कितने क्लियर है। आखिर में इस सत्र को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा इमेजिन कीजिए, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत हो ही ना, तो क्या होगा? वो जानलेवा यूवी किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर गिरेंगी, और तब इस धरती पर जीवन का क्या स्वरूप होगा? ये ख्याल ही डरा देने वाला है। यही बताता है कि वायुमंडल नाम की ये अदृश्य ढाल असल में कितनी बड़ी नेमत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी विस्मयकारी यात्रा जो ब्रह्मांड के सुदूर छोर से शुरू होकर सीधे हमारी पृथ्वी के धधकते हुए केंद्र तक जाएगी। हम समझेंगे कि कैसे इन ब्रह्मांडीय शक्तियों ने हमारे आसपास के भूगोल को आकार दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे भूगोल के एक छोटे से परिचय से, फिर बात करेंगे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति की। इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गोता लगाएंगे, भूकंप और ज्वालामुखी को समझेंगे और अंत में महाद्वीप और महासागरों की सैर करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भूगोल का एक परिचय। हमारी ये धरती लगातार बदल रही है, राइट? तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये भूगोल है क्या चीज? देखिए, जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द कोई आज का नहीं है। इसे सबसे पहले एक यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व के आसपास गढ़ा था। अगर आसान शब्दों में कहें तो भूगोल हमारी पृथ्वी का वर्णन है। ये सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया को एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखता है। ये प्रकृति और इंसानों के बीच के रिश्ते को समझता है और मुख्य रूप से 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढता है।
क्या, कहाँ और सबसे जरूरी क्यों? अब इस विषय को पढ़ने के दो बड़े और दिलचस्प तरीके हैं। एक तरफ है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का तरीका दिया। इसमें हम किसी एक चीज को उठाते हैं और उसे पूरी दुनिया के स्तर पर देखते हैं ताकि कोई बड़ा पैटर्न समझ आ सके। और दूसरी तरफ है कार्ल रिटर, जिनका प्रादेशिक भूगोल का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें दुनिया को अलग अलग हिस्सों या क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और फिर किसी एक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी चीज का गहराई से अध्ययन किया जाता है। सच कहूं तो दुनिया को पूरी तरह समझने के लिए ये दोनों ही नजरिए बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति। अब हम अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करते हैं, एकदम मैक्रो लेवल पर। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, उस फैलते हुए ब्रह्मांड की तरफ जिसके सबूत एडविन हबल ने 1920s में दुनिया के सामने रखे थे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। लगभग 13.7 अरब साल पहले, जी हाँ अरब साल, बिग बैंग हुआ था। बस एक छोटे से परमाणु से इस अनंत ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ। फिर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा और करीब 4000 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर महासागर बने। और उसके थोड़ा ही बाद करीब 3800 मिलियन साल पहले जीवन की पहली आहट सुनाई दी। सोचिए कैसे एक अकेले परमाणु ने समय के साथ विकसित होकर नीले शैवाल जैसी सूक्ष्म रचनाओं का रूप ले लिया। कमाल है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब एक बेहद गर्म बंजर चट्टान जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से घिरी थी, वो अचानक रहने लायक कैसे बन गई? असल में ये 3 स्टेप्स में हुआ। पहला, जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, भारी चीजें सिकुड़कर केंद्र की तरफ चली गई, जिससे जमीन यानी स्थल मंडल बना। दूसरा, बड़े बड़े ज्वालामुखियों से भाप और गैसें बाहर निकली, जिसे हम डी गैसिंग कहते हैं। इसी से हमारा शुरुआती वायुमंडल बना। और फिर अंत में इसी माहौल ने प्रकाश संश्लेषण और जीवन के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, अब चलिए सीधा माइक्रो लेवल पर चलते हैं। जमीन के बहुत बहुत नीचे, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। तो अब सवाल ये है कि जब हम धरती के अंदर जा ही नहीं सकते, तो हमें पता कैसे चलता है कि वहां क्या है? हमारे वैज्ञानिक इसके लिए जासूसों की तरह काम करते हैं। वो कुछ डायरेक्ट सुरागों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खदानों से निकली चट्टानें या ज्वालामुखी से निकला लावा। लेकिन असली गहराई नापने के लिए उन्हें इनडायरेक्ट सुरागों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे भूकंप की लहरें, ग्रेविटी में होने वाले बदलाव और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के गिरने वाले उल्कापिंड। इन सबको मिलाकर अंदर का नक्शा तैयार किया जाता है। और इन सब जानकारियों को जोड़कर जो तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी दिखती है। हमारी धरती अंदर से कई परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपर एक पतली सी पपड़ी या भूपरपटी है, उसके ठीक नीचे 2900 किलोमीटर गहरा मैंटल है और फिर एकदम बीचों बीच है क्रोड। इसका बाहरी हिस्सा तरल है, लेकिन एकदम अंदर का हिस्सा बिल्कुल ठोस है, जो मुख्य रूप से भारी लोहे और निकल से बना है। 6370 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र तक की दूरी है। इस विशाल आकार के सामने वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, यानी हमारी भूपरपटी, जो सिर्फ 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी है, वो सच में कितनी पतली है। ये बिल्कुल किसी सेब के छिलके जैसी है ना ताज्जुब की बात? चलिए अब अपने चौथे खंड की ओर मुड़ते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। धरती के इस गहरे और गर्म अंदरूनी हिस्से में कुछ बहुत ही पावरफुल इंजन चल रहे हैं, और यही वो ताकतें हैं जो लगातार हमारी जमीन को तोड़ती हैं, दरारें बनाती हैं और दुनिया का नक्शा बदलती रहती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, भूकंप की लहरें हमारे लिए बेहतरीन जासूस का काम करती हैं। इसमें 2 सबसे अहम नाम हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे प्राथमिक और बहुत तेज होती हैं। ये किसी भी चीज के आर पार जा सकती हैं, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस। दूसरी तरफ है एस तरंगे, जो थोड़ी धीमी होती हैं और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर पाती हैं। जब धरती के अंदर तरल हिस्सा आता है तो ये एस तरंगे गायब हो जाती हैं, और बस इसी गायब होने की वजह से वैज्ञानिक उस तरल हिस्से का एकदम सटीक नक्शा बना पाते हैं। अब जब भी कहीं भूकंप आता है तो न्यूज़ में आपने 2 शब्द बहुत सुने होंगे। एक है हाइपोसेंटर या उद्गम केंद्र। ये जमीन के बहुत नीचे वो असली जगह है जहां से भूकंप की ऊर्जा पैदा होती है। और दूसरा है एपिसेंटर या अधिकेंद्र।
ये हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह वाला वो पहला पॉइंट है जहां सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं और जहां सबसे ज्यादा तबाही मचती है। अब बात करते हैं ज्वालामुखियों की। जमीन के नीचे का मैग्मा कैसा है, उसी से तय होता है कि ज्वालामुखी कैसा दिखेगा। जैसे हवाई के शील्ड ज्वालामुखी, इनका लावा बहुत पतला होता है, इसलिए ये बहुत दूर तक फैलकर ढलान बनाते हैं। फिर आते हैं काल्डेरा, जो इतने ज्यादा विस्फोटक होते हैं कि फटने के बाद वो खुद के ही अंदर धंस जाते हैं। और एक बहुत ही खास प्रकार है फ्लड बेसॉल्ट या बेसॉल्ट प्रवाह क्षेत्र। हमारा अपना दक्कन ट्रैप इसी का उदाहरण है, जहां बेहद पतला लावा हजारों किलोमीटर तक बहकर एक विशाल पठार में बदल गया। अच्छा, तब क्या होता है जब ये मैग्मा सतह तक पहुंच ही नहीं पाता और जमीन के नीचे ही ठंडा हो जाता है? तब बनती हैं अंतर्वेधी भू आकृतियां। ये एक तरह से हमारे पैरों के नीचे छुपी हुई विशाल चट्टानी नींव हैं। अगर ग्रेनाइट का बहुत बड़ा गुंबद नीचे ही जम जाए तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। इसी तरह ये लावा किस आकार में जमता है उसके आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे तश्तरी के आकार वाले लैपोलिथ, लहरों जैसे फैकोलिथ या दरारों में सीधे जमे हुए डाइक और सिल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, खंड 5, महाद्वीप और महासागर। चलिए धरती के एकदम नीचे से वापस ऊपर सतह पर लौट आते हैं। अब वक्त है उन शानदार नतीजों को देखने का जो इन करोड़ों सालों की ब्रह्मांडीय और जमीनी उथल-पुथल से बने हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट जो हमें याद रखना है वो है 71%। जी हाँ, हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ये पांचों बड़े महासागर मिलकर सिर्फ हमारी पृथ्वी को वो खूबसूरत नीला रंग ही नहीं देते, बल्कि ये पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा सिस्टम भी है। और जो बाकी का 29% हिस्सा बचा वो जमीन है। लेकिन ये जमीन भी बराबर नहीं बटी है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कुल जमीन का लगभग 30% हिस्सा घेरता है। उसके बाद 20% के साथ अफ्रीका आता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जमीन का ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है, और यही वजह है कि इंसानों की आबादी और पेड़ पौधों का फैलाव दुनिया भर में इतना अलग अलग है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये महाद्वीप और महासागर अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो आप गलत हैं। समंदर के बहुत नीचे लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। वहां लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं, नया समुद्र तल बन रहा है और पुरानी चट्टानें खिसक रही हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी धरती आज भी अंदर से पूरी तरह जिंदा है और हमारे महाद्वीप आज भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो मैक्रो से शुरू होकर माइक्रो तक का हमारा ये सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड के बनने से लेकर आज धरती के एकदम भीतर धधकती उन अदृश्य ताकतों तक, जैसे खिसकती प्लेटें या उबरता लावा, ये सब आज भी हमारे शहरों, हमारे जंगलों और हमारी जिंदगी को कैसे आकार दे रही हैं। सच तो यह है कि भौतिक भूगोल सिर्फ किताबों में छपा हुआ इतिहास नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली, सांस लेती हुई प्रक्रिया है जिसके हम सब रोज गवाह बनते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहिए।